What's up guys? So I hope you all are doing well in your studies. So आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको इसमें बता दूं कि यहाँ पे हम हैंड रिटन नोट भी प्रोवाइड करते हैं प्लस लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। एंड फर्स्ट आई वांट टू से सॉरी टू माय लवली सब्सक्राइबर्स कि बहुत दिन से लेक्चर नहीं आ रहा था, बट यहाँ बैक टू बैक लेक्चर्स आते रहेंगे। एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो मॉर्निंग का टाइम था 14 जुलाई 1789 फ्रेंच में पेरिस में। एक एटमॉस्फेयर जो था वो डर का बना हुआ था। एक र्यूमर फैल गया था, बेसिकली र्यूमर यानी कि अफवाह फैल गई थी कि जो किंग है फ्रांस का वो जो है मतलब जो अपने फ्रांस में जो लोग थे ना उनको मरवाने के लिए अपने सोल्जर्स को भेज रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ थी पूरी पेट्रोल में जैसे आग लगती है ना वैसे पूरी न्यूज़ फैल गई। तो एटमॉस्फेयर में पूरा डर का माहौल बना हुआ था। तो जो लोग थे उन्हें ऐसा लगा कि चलो भाई ऐसे मरने से बेहतर है कि कुछ करके मरते। तो उन्होंने डिस्कस करा कि हम जो है राजा के अगेंस्ट जो है स्टैंड लेंगे, तो राजा के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे। तो उसके लिए उन्हें स्टैंड लेने के लिए फाइट करने के लिए उन्हें वेपन्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो है गए गवर्नमेंट की बिल्डिंग में, और वहाँ पे जो वहाँ का वो था लीडर था उसका नाम था बर्नार्ड रेनजोल्डन डे लॉर्ने। उसने क्या वहाँ पे उसको बैटल ऑफ बेस्टाइल की जेल में गए और उसको मार डाला। नाउ अब ये कब हुआ, कैसे हुआ? तो जो फ्रांस की सोसाइटी थी लेट 18th सेंचुरी 1744, तो वहाँ पे जो फ्रांस की सोसाइटी 18th सेंचुरी का दिखाया हुआ है। तो बेसिकली ये चैप्टर आपका कुछ इस तरह से है। पहले आपको एक इंसिडेंट दिखाया जाता है लड़ाई का, और उसके बाद वो कैसे हुआ उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो चल गया फ्लैशबैक में आ जाते हैं। जो फ्रांस की सोसाइटी थी लेट 18th सेंचुरी में 1774 में, वहाँ पे लुइस 16 नाम का एक किंग था, बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। जब वो 20 साल का था तो उसकी शादी हुई प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। पता नहीं कैसे नाम रखते थे लोग। ओके, सो फाइनली तो उसकी शादी हुई। ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस थी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, ऑस्ट्रिया की। ओके, सो उसकी शादी हुई। उसके बाद उसने क्या किया, फ्रांस की जो 13 कंट्रीज़ थी ना वो ब्रिटिश के रूल में थी। तो उसको फ्री कराने के लिए इसको जो है उनको पैसा देना पड़ा, जिसकी वजह से इसके ऊपर 1 बिलियन लिब्रो का वो चढ़ गया, लोन हो गया। और पहले से इसके ऊपर 2 बिलियन लिब्रो का चढ़ रखा था। और जिनसे इसने लोन लिया था वो 10% इंटरेस्ट मांग रहे थे। 10% इंटरेस्ट पे इससे लोन वापस ला रहे थे। कैसे देता भाई? तो क्योंकि उसे खजाना वजाना सब करना था तो उसके पास बहुत दिक्कत चल रही थी। 18th सेंचुरी में जो फ्रांस था उसको 3 एस्टेट में डिवाइड किया गया था। उसको 3 एस्टेट में डिवाइड किया गया था। एक था क्लर्जी, एक क्लर्जी होते थे वो लोग जो कि चर्च में काम करते थे। दूसरा होता था नोबिलिटी। सेकेंड स्टेट जो था वो था किंग की फैमिली से बिलोंग करते थे, किंग और उसकी फैमिली से। थर्ड स्टेट में आते थे रिमेनिंग पीपल जो कि होते थे बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर, फार्मर, लेबर एक्सेट्रा। तो ये लोग हुआ करते थे। उसके बाद 90% जो पॉपुलेशन थी वो फ्रेंच में वो थी फार्मर्स की। इवन दो तब भी अब आप लोग को लगता होगा कि फार्मर्स की थी मतलब उनके पास ज़मीन भी होगी, वो नाम के फार्मर्स थे। मतलब फार्मर्स तो वो थे मगर उनके पास ज़मीन नहीं थी, ठीक है। दे हैड लेस लैंड, उनके पास बहुत कम ज़मीन थी। क्योंकि ज़मीन कहाँ गई? अब वो जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग थे उनके पास 60% ऑफ ज़मीन थी। यहाँ पे मैंने ना एक ग्राफ टाइप से बना दिया है ताकि आप लोग को समझने में ईजी रहे, क्योंकि जब हम चीज़ों को विजुअली देखते हैं तो हमें ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो ओके, सॉरी फॉर द बिहाइंड वॉइस। तो देख फिर क्या होता है कि उनके अंडर थी लैंड जो थी 60%। तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनमें अब थर्ड स्टेट के पास 10% ज़मीन थी। वो किसके पास थी? जो थर्ड स्टेट में रिचर सोसाइटी से बिलोंग करते थे। अब जो गरीब लोग थे यानी जो पीजेंट फार्मर थे उनको टैक्स देना पड़ता था। टीथ नाम का वो टैक्स होता था जो कि चर्च को दिया जाता था। टीथ क्या होता था? 1/10 पार्ट उनकी क्रॉप को। टीथ को वो लोग धार्मिक टैक्स भी कहते थे। और उन्होंने क्या किया, टैक्सेस वो जो है उनसे डेली यूज आइटम पे भी लेने लग गया था राजा, यानी कि सॉल्ट, टोबैको, इन सब चीज़ों पर भी। तो जितना भी टैक्स देना होता था ना उसे थर्ड स्टेट के लोग देते थे, और जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के लोग थे वो बस मौज काट रहे थे।
पूरी पॉपुलेशन जो फ्रेंच की थी वो 1715 में थी 2.3 करोड़ और 1789 में हो गई वो 2.8 करोड़। अब पॉपुलेशन क्या थी, वो बढ़ रही थी, ठीक है। और जो क्रॉप थी, मतलब जितना वो फसल उगा पा रहे थे वो तो फिक्स था। तो क्या हुआ, ड्यू टू हैवी टैक्स, ज़्यादा टैक्स की वजह से जो गरीब लोग थे वो और गरीब होते चले गए और अमीर लोग थे वो और अमीर होते चले गए। उन्होंने बहुत सारी रिवॉल्ट भी करी इसके अगेंस्ट, बट इट डिडेंट टू बी सो इफेक्टिव। वो कुछ भी इफेक्ट नहीं आया उसके ऊपर, बिकॉज डोंट हैव, क्योंकि किसी के पास भी इतना सफिशिएंट पैसा नहीं था और ना एजुकेशन थी कि वो कुछ कर सकते। ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट में रिवॉल्ट नहीं हो पाई। ओके तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया, लोगों की इनकम और एजुकेशन बढ़ती गई, तो उनके नए आइडियाज़ आने लगे। तो उन्हें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आई मीन उन्हें जो है गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। तो कुछ एजुकेटेड लोगों ने सोचा कि जो राइट्स हैं वो कुछ एजुकेटेड लोगों ने बोला, द राइट्स ऑफ द पीपल शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय देयर बर्थ रेट but on the basis of their merit in the society। तो कुछ लोगों ने ये बोला कि कोई भी किस भी सोसाइटी में बिलोंग हुआ है, ये उसके ऊपर डिसाइड नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसके हक नहीं लेने चाहिए, बल्कि उसके मेरिट्स कैसे, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है, इसके ऊपर उसे ट्रीट करना चाहिए। ओके तो जॉन लॉक कौन थे? इनमें दो लोग थे, दो बड़े बड़े फिलोसफर थे। एक थे जॉन लॉक जो कि एक इंग्लिश फिलोसफर और एक फिजिशियन थे। एक थे जीन जैकिस रूसो, वो थे जेन्युइन फिलोसफर और राइटर और कॉम्पोज। इनका ये मानना था कि दैट अ सोसाइटी, इनका ये मानना था दैट देयर शुड बी, एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहाँ पे सबके पास फ्रीडम हो, सबके लिए इक्वल लॉ हो और गवर्नमेंट जो है लोगों की सुने, ठीक है। दो ट्रीटीज गवर्नमेंट आई थी जो कि किसने दी थी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एक बुक है, ठीक है। वो किसने लिखी थी? जॉन लॉक ने लिखी थी। सॉरी, जॉन लॉक ने लिखी थी, जो मोनार्की गवर्नमेंट की फियर्सली जिसको अपोज किया गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हो जाता है। जो स्टेट जनरल थे, जिनमें जो न्यू टैक्स प्रपोजल्स मांगते हैं वो लोग। अब स्टेट जनरल क्या होता है? स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो कि स्टेट जनरल एक मीटिंग होती थी। बोलते बोलते गला नहीं सूखता। ओके सो फाइनली रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक हो गया। आई एम सॉरी। इसके बाद स्टेट जनरल क्या होता है, नए टैक्स प्रपोजल्स लाए गए, एक मीटिंग बनाई गई। जब भी कोई नया टैक्स आता था ना, तो राजा खुद से नहीं कोई भी प्रपोजल पास कर देता था, उसके लिए वो एक मीटिंग बुलाता था स्टेट जनरल की। आगे बताऊंगी क्या कैसे होती थी। तो स्टेट जनरल की लास्ट मीटिंग जो बुलाई गई थी वो 1614 में बुलाई गई थी। बस राजा के पास ये पावर होती थी कि वो ये डिसाइड कर लेता है कि मीटिंग कब बुलानी है। लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई अगेन 5 मई 1789 को। ये डेट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म 1 में आएगी। उसके बाद ताकि नए टैक्स को इंक्रीज कर सके, फर्स्ट स्टेट जो थी उसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए। फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। सॉरी, फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सेकेंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। और इन तीनों स्टेट की वन वोट था। ऐसा नहीं था 1 वोट 1 वैल्यू था सिर्फ 1 वोट, यानी 300 रिप्रेजेंट में से 1 वोट आएगा, इस पूरी रिप्रेजेंटेटिव को 1 वोट मिलेगा और इस पूरी रिप्रेजेंटेटिव को 1 वोट मिलेगा कि वो इन 3 वोट से डिसाइड होगा कि टैक्स को, मतलब उस लॉ को पास करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो जो पीजेंट और आर्टिसंस होते थे, तो उन्होंने ये डिमांड करी, वुमेन्स ने ये डिमांड करी कि 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। नाउ उन्होंने ऐसी डिमांड क्यों करी? ऐसी डिमांड इसलिए की कि 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए ताकि उनके तो 300 थे और इन दोनों को सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, यानी कि इनका वोट और इनका वोट मिलाकर हो जाता 2 वोट, और ये वाले जो थे तो नेगेटिव में थे तो इनका 1 वोट, तो राजा को 2 वोट मिलता। इट मीन्स टैक्स वाला लॉ तो पास होना ही था, ये तो बस एक दिखावा था मीटिंग का, राइट। तो बेसिकली उसके बाद
पीजन आर्टिसन ने डिमांड करी पर लुई 16 ने इसको मना कर दिया, कहा नहीं हम ये डिमांड नहीं मानेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया आई एम सॉरी, उन्होंने क्या करा, ग्रेन्स को लूट लिया और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, टैक्स थे, उन सबको जला दिया। उसके बाद जो है नेशनल असेंबली के लिए उन्होंने डिमांड की। एट द लास्ट आकर किंग को एक्सेप्ट करना पड़ा नेशनल असेंबली को। अब ये नेशनल असेंबली क्या थी, क्या करती थी, अब इसको देखते हैं। पहली बात तो ये जो इसने कहा कि हम सबसे पहले इसने क्या क्या किया, पहले तो इसने टीट्स को एबॉलिश कर दिया। उसके बाद इसने जो भी लैंड जो थी, जो भी मेंबर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ने लूट रखी थी, कब्जा कर रखा था जिनके ऊपर, चर्चेस के नाम पर जो लिए रखी थी, उसको वापस मांगा। किंग की पावर को लिमिटेड कर दिया, 3 सेक्टर में बांट दिया। अब कैसे 3 सेक्टर में बांटा वो देखते हैं। लीडर जो थे इस नेशनल असेंबली के थे वो थे मीराब्यू, जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, और एक थे एबेसियस जो कि थर्ड एस्टेट की फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। ओके, नाउ गवर्नमेंट जो थी उसको 3 स्टेट में बांटा, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करता था, लेजिस्लेटिव लॉ बनाता था, रूल्स बनाता था। एग्जीक्यूटिव क्या करता था, वो देखता था कि वेदर लॉ जो है उसको सही से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और जुडिशरी क्या करता था, जुडिशरी क्या करता था, जो भी लॉ को सही से नहीं मानता था उसे पनिश करने का काम इसका था। ओके देन 28 मिलियन में जो 4 मिलियन थे और एक 3 मिलियन थे। 28 मिलियन में अब इन्होंने वोट का कैसे सिस्टम करा था देखिए। तो 28 मिलियन में क्या होता था, 4 मिलियन जो लोग थे वो वोट कर सकते थे, उनको एक्टिव सिटीजन कहते थे। वो कौन होते थे, वो मेल होते थे जो इनकी ईयर 25 ईयर से ज़्यादा होती थी और वो गवर्नमेंट टैक्स पे करते थे। और 3 मिलियन पीपल कौन होते थे, 3 मिलियन पीपल पैसिव सिटीजन थे जो कि वोट नहीं कर सकते थे, जिसमें बच्चे, औरतें जिनकी एज जो है 25 ईयर से कम होती थी मेन की, और जो गवर्नमेंट टैक्स पे नहीं करते थे, वो आते थे 3 मिलियन में। आई एम सॉरी, सर्दी लग गई मुझे। उसके बाद अब देखो, अब ये वाला चार्ट समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव सिटीजन होते थे, एक्टिव सिटीजन किसको करते थे, ये बनाते थे जज। ठीक, ये हो गया इनका सिस्टम। एक्टिव सिटीजन मतलब जो वोट करते थे, ये वोट करते थे 50,000 इलेक्टर्स को। ओके, 50,000 इलेक्टर्स को इन्होंने वोट करा, फिर ये वोट करके एक बनाते थे नेशनल असेंबली। अब ये जो नेशनल असेंबली होती थी इसमें 745 मेंबर होते थे, और ये नेशनल असेंबली कंट्रोल करती थी किंग पर और मिनिस्टर पर। किंग के पास एक वीटो पावर हुआ करती थी। वीटो पावर की वो कोई भी अपनी मर्जी से कर सकता है, कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकता है, बट इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता था, नेशनल असेंबली का होता था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन पीपल को बहुत सारे राइट्स मिल गए थे। लोगों को राइट टू लाइफ मिल गया था, राइट टू स्पीच मिल गया था, ओपिनियन मिल गया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिल गया था। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस ने कैसे मोनार्की को एबॉलिश कराया, मतलब ख़त्म करा, और कैसे वो रिपब्लिक बनी। अब जो लुई 16 था उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया था कि हाँ भाई ठीक है, मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात, मेरी पावर कम हो जाएगी, बट वो चाहता नहीं था कि उसकी पावर कम हो। तो उसने क्या करा, उसने कुछ सीक्रेट प्लान्स बनाए। जो किंग था प्रूशिया का, ऑस्ट्रिया का, उसके साथ मिलकर कुछ सीक्रेट प्लान बनाया उसने कि उससे पहले कि प्रूशिया का किंग और ऑस्ट्रिया का किंग कुछ कर पाता, जो हमारी नेशनल असेंबली थी उसी ने जो है प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी 1789 में। ओके, तो जो बहुत सारे लोग इसमें मरे वॉर में, और बहुत सारे पैसे का भी लॉस हुआ। अब एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना था, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी वो अमीर लोगों को दी गई थी और पुअर पीपल को कम इम्पोर्टेंस दी गई थी। अब क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बन गए। अब जब अमीरों को ज़्यादा तुम दोगे तो गरीब तो कुछ ना कुछ करेंगे ना। अब जैसे कि आपके घर में 2 लोग हैं, मम्मी एक को ज़्यादा चॉकलेट दे दी है तो तुम रिवॉल्यूशन करोगे, तो ऐसे ही
वैसे ही क्या होता है, पॉलिटिकल जो वो होते हैं गरीब लोग होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलिटिकल क्लब बना देते हैं, जिसमें जो भी डिफरेंट लोग थे अपने अपने ओपिनियन देंगे, गवर्नमेंट को उनके ऊपर टेंशन देना होगा उनकी पॉइंट पर। जिसमें मोस्ट फेमस जो क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। इसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब को एंस क्यूलॉट्स के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, 10 अगस्त की मॉर्निंग को और इनका ड्रेस कैसा था, रेड स्ट्राइप्ड ये लोग वो पहनते थे, पैंट पहनते थे और लॉन्ग ब्रीचेस, शूज़ नहीं होते थे इनके। और जो है इनका एक और होता था, ये वो करते थे क्या कहते हैं, रेड कलर की कैप पहनते थे। तो इनका मतलब थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, इसलिए इनका नाम था एंस क्यूलॉट्स। उसके बाद मॉर्निंग 10 को क्या होता है, अब ये लोग पहुँच जाते हैं ट्यूलरीज पर, सॉरी स्पेलिंग कुछ गलत है, ट्यूलरीज पे पहुँच जाते हैं, पैलेस वहाँ के ट्यूटरीज पैलेस के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, राजा और उसकी फैमिली को जो है जेल में बंद कर देते हैं। अब उस टाइम से क्या होता है, 21 ईयर्स के जितने भी मेन थे और जो भी अमीर लोग थे उनको जो है उनको जो है राइट टू वोट मिल जाता है, भले ही वो अमीर हो ना हो, पर तब भी बस 21 ईयर्स से अबव होना चाहिए। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की फाइनली एबॉलिश हो जाती है और फ्रांस में रिपब्लिक जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब लुई 16 को सेंटेंस ऑफ डेथ सुना दिया जाता है और उनको जो गुलेटिन है उस पर डाल के मार दिया जाता है। फाइनली भाई लुई 16 का मर गए, RIP हो गई इनकी। उसके बाद रेंज ऑफ टेरर। अब ये रेंज ऑफ टेरर जो टाइम था 1793 टू 1794 का टाइम था। इसमें जो रूल करता था वो तो रॉबेस्पियर। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही समझा। ये रेंज ऑफ टेरर क्यों हो सकता है, जबकि तो वो तो अच्छा आदमी था, वो तो पॉलिटिकल क्लब का लीडर था, बट नहीं, ये खराब था। इसने क्या किया आई एम सॉरी, तो ये क्या करता था, उन सबको पनिश करता था जो कि पॉलिसीज़ को इसके एक्सेप्ट नहीं करते थे, इवन भले ही वो उसका सपोर्टर ही क्यों ना, उसी का आदमी क्यों ना हो। जो मेथड होता था, क्या करता था, सबसे पहले उन्हें अरेस्ट कराता था, फिर उन्हें जेल में बंद कराता था, उसके बाद कोर्ट में उसकी फैसला चलता था। अगर वो बाई चांस गिल्टी साबित हो गया, उसे गुलेटिन पे डाल के मार डालता था। गुलेटिन क्या होता था, काइंड ऑफ दिस होता था, देखिए ऐसे करके एक होता था होल टाइप, और ऊपर से ऐसे करके ब्लेड रहता था, ये ब्लेड रहता था, और यहाँ पे आदमी की मुंडी रहती थी, आई मीन सर होता था। तो बेसिकली ये उनका सर होता था, और यहाँ पे उनका सर जो है घुसा दिया जाता था, यहाँ पे उनका सर घुस जाता था, और यहाँ पे उनका सर घुसा रहता था, और पीछे उनकी बॉडी होती थी, और यहाँ से वो नीचे डालते थे, ये जो ब्लेड होता था नीचे आता था, और उनकी सर यहाँ कट के गिर जाता था। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस काइंड का होता था। मेरी ड्राइंग कुछ सही नहीं बैठ रही है इसमें, आई एम सॉरी। उसके बाद तो जो है उनको अरेस्ट करते थे गुलेटिन में, और उसके बाद क्या होता था कि उनको मार वार दिया जाता था। फिर ये गुलेटिन किसने बनाया, ये डॉक्टर गुलेटिन ने बनाया, नाम से ही पता चल रहा है। फाइनली जुलाई 1794 में उनको अरेस्ट किया, अगले दिन मार डाला गुलेटिन पर डालकर। ना जो डायरेक्टरी रूल फ्रांस, ये क्या था, अब जो अमीर लोग थे उन्होंने क्या किया, भाई अब हम पावर में आ गए, उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। गवर्नमेंट को दो टाइप में बांट दिया, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें इन्होंने पांच लोगों का एक एग्जीक्यूटिव बनाया, और लोग जो थे इस एग्जीक्यूटिव में क्लैश हो रहे थे क्योंकि इनके आइडियाज मैच नहीं कर रहे थे। तो नेपोलियन बोनापार्टे ने अब फ्रांस के ऊपर इसका फ़ायदा उठा के उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया। नाउ अब वोमेन ने क्या किया, रिवॉल्यूशन किया वोमेन ने, तो वोमेन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, शुरू से ही किया ना। उन्होंने काम, अब उन्हें लिविंग के लिए मतलब घर चलाने के लिए पैसा भी कमाना होता था, तो वो काम भी करती थी, फ्लावर बेचती थी, सी मिस्ट्रेसेस, और लॉन्ड्री का अमीर लोगों के घर पे जाके भी काम करती थी। तो इनको इनकम जो थी वो आदमियों से कम मिलती थी, और तो इन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई, नए क्लब बनाए और न्यूज़पेपर प्रिंट किए। 60 वुमेन क्लब बने। फेमस जो था उसमें सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी था, रिपब्लिकन वुमेन का, और मेन डिमांड जो थी वो थी कि वो जो है सेम पॉलिटिकल राइट्स उन्हें मिले मेन की तरह। फाइनली 1946 में जो वुमेन थी फ्रांस की, उनको राइट टू वोट मिल गया, गई जीत गई वो। उसके बाद स्लेवरी का एबॉलिशन कैसे हुआ, तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था उस टाइम पे।
सबसे पहले फ्रेंच से, फ्रेंच में कैरिबियन से क्या होता था, जो भी आपका टबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी ये सब रहता सामान, ये फ्रेंच में इंपोर्ट होता था। मतलब ये लोग कैरिबियन लोग बनाकर फ्रेंच को देते थे। अब वहाँ पे लेबर की कमी पड़ रही थी, तो उन्होंने बोला अपने यहाँ से लेबर भेज दीजिए। तो यहाँ से कोई वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं था, तो क्या किया इन लोगों ने, ये लोग सबसे पहले ना आते थे यहाँ पर अफ्रीकन कोस्ट में। पहले ये लोग आते थे, फर्स्ट फ्रेंच ट्रेडर यहाँ आते थे। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ से उन लोग को ख़रीद लेते थे, स्लेव लोग को, और हथकड़ी बांध के इनको ले जाते थे कैरिबियन। और वहाँ जाके क्या करते थे, कई सिटीज़ थी ना, तो सिटीज़ थी तो वो क्या करते थे, उनको वहाँ पे ले जाकर बेच देते थे। मार्टिक्यू और ये ग्यूडेलू, सैन डोमिंगो, ये सब सिटीज़ थी। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है इसको फ्रेंच में ले जाकर उन्हें बेच देते थे, तो इंपोर्ट कर देते थे। ओके, उसके बाद क्या होता था, फिर रिवॉल्यूशन एवरीडे लाइफ। फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है, आफ्टर स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल। तो बास्टाइल पे बहुत लंबी लड़ाई छिड़ गई थी समर 1789 में। तो उन्होंने क्या किया, एंकरशिप को एबॉलिश कर दिया, यानी कि जो सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया, यानी कि ये सी है सॉरी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो लोगों को पहले ना कोई भी न्यूज़पेपर प्रिंट करने के लिए, बुक प्रिंट करने के लिए, या कोई भी जुलूस निकालने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, बट अब परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नाउ दे डोंट नीड टू टेक एनी परमिशन। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। और नेपोलियन बहुत ही क्रूर राजा साबित हुआ, और वाटरलू की लड़ाई में वो हार गया, और फाइनली उन्हें उससे छुटकारा मिल गया। और आपके 9th क्लास में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड या बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले और आप कोई भी अमेजिंग सा लेक्चर मिस नहीं करें। एंड आई विश कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, इसमें आप कभी बोर नहीं हुए होंगे थोड़े से टाइम के लिए भी। और प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ रिकमेंड कीजिए, या रेगुलर लेक्चर्स आते रहेंगे। और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF का लिंक दे दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।